चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैं आपको कंसंट्रेशन में मैंने आपको सारी वो टर्म पढ़ा दी थी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, ठीक है ना। अब मैं आपको वो टर्म पढ़ाने जा रहा हूं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, जो ताप पर निर्भर नहीं करती वो टर्म। तो चलिए देखिए मेरे साथ में कौन कौन सी टर्म है। तो मैंने पहले आपसे बताया परसेंट W बाई W। देखिए इसका जो दो पार्ट था आपका, परसेंट V बाई V वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये मैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ा चुका था। ये आपका इंडिपेंडेंट है इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, वही चीज है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किस में लेना है आपको, ग्राम में लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, किस में लेना है आपको, ग्राम में हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 100। सिंपल सी है, कोई टेंशन की बात नहीं, जो इसके पहले भी आप कर चुके थे वही है। और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर आपको कभी भी लेट करना पड़े तो हमेशा आप क्या करोगे, 100 लेट करोगे। अगर लेट करना है, लेट अमाउंट ऑफ डिनोमिनेटर देन 100 ग्राम। अगर आपको लेट करना है तो आप हमेशा क्या करोगे, 100 लेट करोगे तो आ जाएगा। मैंने पहले भी आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये सॉल्यूट होगा और यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन होगा। 99% केस में सॉल्यूट को सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में ही आपको कंपेयर कराना होगा। तो ये पहली टर्म आपकी जो वेरी सिंपल थी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैंने आपको बता दी। सेकेंड टर्म हमारे पास में आती है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन को, और ये टर्म का बड़ा यूज है। इस मोल फ्रैक्शन को मैं यूज करूंगा, राउल्स लॉ में भी यूज कर लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट समझना है क्या होता है मोल फ्रैक्शन, इसको समझिए। मोल फ्रैक्शन, मोलों का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखिए जैसे मैं मान लीजिए एक कंटेनर ले लेता हूं, मैंने कंटेनर ले लिया, उसमें एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी। चलिए मैं मान लेता हूं कि जो कंपोनेंट ए है इसको मैं सोल्यूट कहता हूं, जो कंपोनेंट बी है इसको मैंने क्या कह दिया, सॉल्वेंट कह दिया। एक कंपोनेंट ए सोल्यूट, दूसरा कंपोनेंट बी सॉल्वेंट, तो दोनों मिल गए तो इसका मतलब सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। मैंने ये लेट कर लिया कि मैंने ए के ए मोल्स इसमें डाले और बी के क्या कर दिए, एनबी मोल्स डाल दिए। ए के ए मोल हैं और बी के कितने मोल्स हैं, एनबी मोल्स हैं। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का या सॉल्वेंट का, दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकलता है आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ए के मोल अपॉन एन ए प्लस क्या हो गया, एन बी, तो मतलब हो गया एन ए अपॉन क्या हो गया, एन टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगर मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो क्या हो जाएगा, बी के मोल्स अपॉन एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा और ये टोटल क्या हो गया, एन टी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड हो गया। अगर दोनों इक्वेशन को मैं उठा के जोड़ देता हूं इनकेस, मान लीजिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, ये होगा एक्स ए, ये हो जाएगा आपका एक्स बी। इसकी वैल्यू कितनी है, एन ए अपान क्या है, एन टी प्लस क्या हो जाएगा, एन बी, और अपान इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, एन टी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एन ए प्लस क्या हो जाएगी, एन बी, और एन टी का मतलब क्या होगा, एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी, कट जाएगी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक। मतलब ये वैल्यू आ गई एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो गया, 1। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन किसी भी सोल्यूशन के लिए एक के बराबर होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मान लो किसमें किसी एक, अगर आपको मान लो मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मान लो आपको बी का मोल फ्रैक्शन पता है या ए का पता है, तो अगर हमको ए का पता है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का मोल फ्रैक्शन माइनस करके निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो देखिए सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल,
और जो हमारे सोल्यूशन के मोल्स होंगे उनका जो रेशियो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ solute or solvent and solution is called mole fraction, तो ये वैल्यू हो गई आपकी मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि जो हमारे सोल्यूट या सॉलिडो में कोई भी एक कंपोनेंट और टोटल कंपोनेंट जो हमारे होंगे सोल्यूशन में, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उनका जो भी आपका मोल्स का रेशियो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन एक से अधिक नहीं हो सकता है, और जैसा XA प्लस XB बराबर 1, अगर किसी एक का दिया हुआ है तो 1 माइनस कर देंगे तो आपको दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा। तो ये मेरी सेकेंड टर्म थी जो कि मैं मोल फ्रैक्शन कह रहा था, इसको मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको थर्ड टर्म जो मोलरिटी की रिस्पेक्ट में होगी उसको मैं आपको एलाबोरेट करता हूं, इसको आप नोट करिए। चलिए अब कंसंट्रेशन जो टर्म है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो पहली टर्म मैंने आपको बता दी थी W/W% में, दूसरी बता दी मैंने मोल फ्रैक्शन, और तीसरी आपकी जो है मोलरिटी, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टर्म आपका होगा मोलैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी मोलरिटी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी कंसंट्रेट टर्म हो, चाहे डिपेंडेंट हो टेम्परेचर या इंडिपेंडेंट हो, सब में सोल्यूट को सोल्यूशन से कंपेयर कराना है। ये बात मैं अगले बार बार कह रहा हूं कि यदि आप इस बात को याद नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल आपके गलत हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के रेस्पेक्ट में हमेशा याद रखिए कि आपको मोलैलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सोल्यूट का कंपेयर केवल सॉल्वेंट के साथ में होता है, बाकी सबका सोल्यूशन के साथ में होता है। तो देखिए होती क्या मोलैलिटी, क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसे कहते हैं हम लोग क्या, मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के वे मोल्स जो पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैलिटी बोलते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल m। थोड़ा सा अंतर है मोलैलिटी और मोलरिटी में। स्मॉल m इक्वल टू क्या फार्मूला निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में लेना है हमको, किलोग्राम में। तो मोल्स कैसे हो जाएंगे हमारे, मोल्स ये हो गए हमारे, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में ये हो गया। सबको पता है कि हम लोग किसी की मोल्स निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, W अपान क्या हो गया, m0 हो गया इनटू कैपिटल W क्या हो गया, ये किलोग्राम में। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर जो हमको सॉल्वेंट दिया गया है, मान लीजिए ग्राम में दिया गया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में जो हमारा स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी वो W अपान क्या हो जाएगा, m0 हो जाएगा, और ये कैपिटल W आपका है वेट किसका, सॉल्वेंट का। इन केस अगर ये किसमें दिया है, ग्राम में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, अगर हम लोग मोलैलिटी के यूनिट की बात करें तो मोल की यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट की बात करें अगर, तो ये मोल की यूनिट क्या होती है, मोल होती है, और सॉल्वेंट किस में है, किलोग्राम में, तो मोल पर केजी हो गया। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या कहते हैं हम लोग, मोलैलिटी कहते हैं। तो यहां पर काफी टर्म आपकी लगभग खत्म होने वाली है, एक टर्म केवल बची हुई है। अब देखिए मैंने इसके पहले एक टर्म आपको बताई थी मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है,
और जो मोलैलिटी है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आखिर इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, पूछ ले जाता है। तो अगली हेडिंग आप मेरे साथ में लगाइए कि क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक, कितना ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे आप बड़ी आसानी से, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि क्या रिलेशन होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में न्यूमेरिकल से लगे। तो देखो इसका रिलेशन मैं आपको सीधे लिखवाने की बजाय मैं आपको एक न्यूमेरिकल की सहायता से मैं आपको डिराइव करना बताता हूँ। एक न्यूमेरिकल आप मेरे साथ में लिखिए, उसको सॉल्व करते हैं, साथ में हम लोग फार्मूला के साथ में डिराइव कर लेंगे। तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास में, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय glucose plus water in which mole fraction of glucose is 0.2. so calculate मोलैलिटी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन है जो कि मिला है ग्लूकोज और वाटर से मिल करके एक सोल्यूशन को मैंने बनाया। अगर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कह रहा है 0.2 हो तो बताओ मोलैलिटी क्या होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने वही लिखाया है, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है और मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले पे एक तरफ चल रहे हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया है, दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंट निकालना है, तब भी डेंसिटी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों ही है, तो यहाँ पर डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं होगी। और इसी न्यूमेरिकल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो मोल फ्रैक्शन आपको किसको दिया गया, आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया है, ग्लूकोज का, और कितना दिया गया 0.2। देखिए अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता, मान लीजिए अगर हमको, चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ग्लूकोज को ए मान लेता हूं, ठीक है, और जो ग्लूकोज को ए मान लेते हैं और वाटर को हम लोग बी मान लेते हैं, जिससे बार बार हमको बताना नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो हमको ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के मोल अपान क्या करते हैं, टोटल मोल, ये करते हैं। देखिए लेट एनटी टोटल मोल इक्वल टू 1, अगर टोटल मोल्स को मैंने क्या कर लिया, 1 लेट कर लिया। देखिए मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया है, और Na हमको पता नहीं है, और Nt की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो मोल किसके कितना आ गया, ये A के मोल कितने आ गए 0.2। ए के मोल का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज के मोल्स हमको मिल गया 0.2, और टोटल मोल कितना लेट किया हमने 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Na प्लस Nb इक्वल टू 1 होगा। तो अगर Nb की बात करें तो 1 माइनस क्या हो गया Na, तो बराबर 1 माइनस 0.2, तो ये क्या हो गया 0.8। ये किसके मोल आ गए, वाटर के मोल्स आ गए, वाटर के मोल आ गए। चलिए देखिए कितना बढ़िया रिलेशन होगा। अब अगर हमको अच्छा वाटर के मोल निकालने होते तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हमको वाटर के मोल्स निकालने ही होते तो किसी का मोल निकालने क्या करते हैं हम लोग, W अपान क्या करते हैं M, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा मोल्स ऑफ B इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल M। B के मोल्स कितने हमारे पास में है, B के मोल हमारे पास में है 0.8, कितने मोल्स हैं, B के मोल्स जो आपको निकल के आ गए हैं वो 0.8 निकल के आ गया, तो ये 0.8 पुट कर लो, और यहाँ पर B है क्या हमारा वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो ये W की वैल्यू आ रही है। W क्या है, वाटर क्या है हमारा, वाटर ही तो सॉल्वेंट है, तो वाटर की वैल्यू आ रही है, वाटर की ग्राम में, सॉल्वेंट की वैल्यू आ रही है। लेकिन एक चीज चेक करो, ये क्या है 0.8 क्या है, ये मोल है, और ये किसमें होगा ग्राम पर मोल में, तो इसका मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसमें हमारी आ रही है, फिलहाल ग्राम में आ रही है। हमको किसमें रखना होता है मोलैलिटी में,
किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल W इक्वल टू 0.8 इंटू 18 अपान क्या हो जाएगा 1000। ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल W, मतलब ये किसका आ गया H2O की वैल्यू आ गई। अब आप क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो क्या फार्मूला होता है हमारे पास मोलैलिटी का, अगर हम लोग फार्मूला चेक करें तो क्या होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है W अपान m0 इंटू कैपिटल W, वो भी किसमें होगा, केजी में। चेक करिए भैया, W अपान m, ये W किसका है, ये W है ग्लूकोज का, और ये भी किसका है, ग्लूकोज का। तो W अपान m मतलब क्या हो गया, मोल। और मोल कितने दिए गए हमको, ग्लूकोज के मोल कितने निकल के आ गए 0.2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0.2 अपॉन क्या बचा W केजी। W केजी वैल्यू तुमको पता है 0.8 इंटू क्या हुआ 18, और इंटू ये क्या हो गया आपका 1000। ये इसको सॉल्व कर लिए, जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मोल पर केजी में आंसर आपका आएगा। अब इससे हम क्या रिलेशन निकालें, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन निकला, तो देखो रिलेशन क्या निकला, m तो ऐसे ही रहा, 0.2 किसके मोल्स हैं, मोल्स हैं A के, किसके मोल्स हैं, A के मोल्स। या कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसका है, A का मोल फ्रैक्शन है। भाई A को हमने माना था ना ग्लूकोज, तो A का मोल फ्रैक्शन, इसके क्या लेते हैं हम लोग XA इंटू क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। फिर 0.8 कैसे आया, 0.8 आया जब 1 माइनस किया था। अगर हम लोग 1 माइनस XA कर देंगे तभी तुम्हारा 0.8 आ जाएगा, और इंटू क्या हो गया आपका ये 18। ये या ये कह सकते हो 18 नहीं तो आप सीधे लगा दो MB। ये जो आपका फार्मूला आएगा, ये सीधा रिलेशन आपका दिखा रहा है कि मोलैलिटी का आपका मोल फ्रैक्शन के साथ में क्या रिलेशन है। किसी का भी अगर आपको निकालना है तो XA मतलब जो सोल्यूट होगा उसका मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर क्या होगा MB मतलब जो सॉल्वेंट होगा उसका मोलर मास। ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, इसका मोलर मास ये आपका हो गया। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, m बराबर XA इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XA इंटू MB। अगर आप इतना सारा न्यूमेरिकल लगाने की जगह इस फार्मूले को याद रखते हैं और सारी वैल्यू, XA की वैल्यू पहले आपको दी गई थी 0.2 रख दीजिए 1000, और यहाँ भी 0.2, और ये कितना हो जाएगा आपका 18। सॉल्व करेंगे तो इससे भी वही आंसर आएगा जो आपका आंसर यहां से आएगा, ये जो यहां से आएगा वो यहां से आंसर आएगा। इसको आप नोट करिए, फिर जो लास्ट टर्म बचा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारी कंसंट्रेशन टर्म जो होंगी वो फिनिश हो जाएंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए कंसंट्रेशन की टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में लास्ट टर्म बची थी हमारी पीपीएम की। कौन सा पीपीएम था, W/W का। हमने कल आपको बता दिया था पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में 10 लाख भाग अगर आपका सोल्यूशन होगा तो उसमें सोल्यूट कितना है, उसके लिए पीपीएम को यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ, हो जाएगा भैया अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, और यहां पर वो भी किस में हो जाएगा ग्राम में, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा किस में हो जाएगा ग्राम में, इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा 6। तो ये पीपीएम हो गया, सिंपल सी बात थी, मैंने आपको बता दिया। और पीपीएम का यूज हम लोग तब करते हैं जैसे मान लीजिए कि सोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा है, उसमें जो हमारा सोल्यूट होगा बहुत ही कम होगा, उसके लिए एटमॉस्फेयर में जो हमारी पोल्यूशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए, वाटर में जो हमारा पोल्यूशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पीपीएम का ही जो कंसंट्रेटर है उसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की डेट से, आज इस लेक्चर में मैंने आपको सारे जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म थे, चाहे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, मैंने सारे आपको बता दिए, सारे फार्मूलाज बता दिया, और उसको आप लोग रिवाइज करिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगली टर्म जो हमारे पास में आने वाली, मैं यही जितनी भी कंसंट्रेशन की टर्म मैंने आपको बताई है आज तक, उनके सब में मैं आपको दो एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, और जो कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से इनको लगातार आप रिवाइज करिए, याद करिए, और एक नोट्स बनाइए, डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए, उनमें लगातार नोट्स लिखते रहिए। थैंक यू।